स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेशनल लॉ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज आपका सेकेंड डे है जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन। नाउ इन्फ्रेंस, देखो क्रिटिकल रीजनिंग हमने स्टार्ट करी, हमने शुरुआत ही क्रिटिकल रीजनिंग से की है बिकॉज आपके पेपर में एक तो मेजॉरिटी क्वेश्चन रीजनिंग का जो होगा वो क्रिटिकल रीजनिंग का होगा, और आप वैसे भी बाकी टॉपिक्स भी हैं हमारे अदर देन क्रिटिकल रीजनिंग, बट एक्चुअली बच्चा जो है उसको सबसे ज़्यादा फोकस करना ही क्रिटिकल रीजनिंग में है अगर वो रीजनिंग के बात करें। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारे इस फ्री बैच की सेकेंड क्लास है जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन्स। अब ये जो दो चैप्टर्स है ये क्यों मैं एक साथ करवा रही हूँ, क्योंककि ये दोनों कईयों को लगता है कि सेम है, एक ही चीज़ है, काफ़ी हद तक रिलेटेड भी है और एक हद तक ये रिलेटेड नहीं है, ऐसा भी है, ठीक है। बिकॉज ये इन्फ्रेंस जो है और कंक्लूजन जो है अल्टीमेटली कुछ ऐसी चीज़ है कि स्टेटमेंट के बाद जो होगा, बट कंक्लूजन जो होता है वो डायरेक्टली स्टेटमेंट से मीनिंग जनरेट हो रहा है, बट इन्फ्रेंस क्या होता है जो इनडायरेक्ट मीनिंग जनरेट होता है। तो एक डिफरेंस है इन दोनों में, तो वो हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे और तभी एक ही लेक्चर में हम इन दोनों को करेंगे बिकॉज आप इन दोनों में डिफरेंस समझ पाओ। ओके, तो फाइनली आज हम शुरुआत करेंगे सेकेंड क्लास की जो कि है इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन, जो कि आपका क्रिटिकल रीजनिंग की सेकेंड क्लास है। तो बच्चे, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन होता क्या है, देखिए आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, है ना। अब उस स्टेटमेंट से कुछ कंक्लूजन निकलता है, या फिर कुछ इन्फ्रेंस निकलता है। ओके, कंक्लूजन क्या होता है? देखो, स्टेटमेंट से जो डायरेक्टली मीनिंग जनरेट हो रहा हो, जो कि डायरेक्टली स्टेटमेंट में आपका बोला गया हो। इन्फ्रेंस क्या होता है? इनडायरेक्टली जनरेटेड फ्रॉम फैक्ट्स गिवन। आपको स्टेटमेंट में जो फैक्ट्स दिए हुए हैं उससे इनडायरेक्टली जो मतलब निकल रहा है। अब देखो, नॉर्मली आप अपने फ्रेंड से या किसी से बात कर रहे हैं, तो जब आप बात करते हैं ना, तो होता क्या है कि आपने एक चीज़ नहीं बोली पर आपके फ्रेंड ने समझ लिया कि ऐसा हुआ था। शायद आप कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी से बात करते हुए कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, पर गलती से आपको एक क्लू दे जाते हैं जिससे कि वो बात जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे थे वो सामने वाला समझ जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? आपने कुछ बोल के नहीं बताया पर आपने गलती से कोई क्लू दे दिया जिससे वो बात समझ गया। तो जब किसी क्लू से कोई मीनिंग निकलता है उसको हम बोलते हैं इन्फ्रेंस, जो कि वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा पर इनडायरेक्टली किसी फैक्ट से वो मतलब निकला। कंक्लूजन क्या होता है? जो कि डायरेक्टली बोला जा रहा है। ओके, अब जैसे कि आप सपोज आपको आपके फ्रेंड ने बोला कि कल घूमने चलेंगे, अगला दिन आया, आपका मन नहीं है घूमने का, आपने सोचा घर पे चिल करते हैं, आराम से रेस्ट करते हैं, तो कुछ बहाना लगाना है अपने दोस्त को। तो आप बहाना क्या लगाते हो? सपोज आपने बहाना लगा दिया कि आज ना मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं तो मैं ना आज तेरे साथ घूमने नहीं जा सकता, आपने ये बहाना लगा दिया। अब शाम को आपका फ्रेंड मिला, आप उससे बात कर रहे हो, तो वो आपसे पूछ रहा है आपके गेस्ट चले गए? आप कह रहे हो हाँ चले गए, गेस्ट तो सारे चले गए, मेरा मन तो था घूमने का पर गेस्ट आ गए, मैं निकल नहीं पाया। फिर आपने बातें करनी शुरू कर दी और बातें करते करते आपने गलती से कुछ ऐसा बोल दिया कि आपके फ्रेंड को पता लग गया कि आपने झूठ बोला है। कुछ भी तरीके से हो सकता है कि मान लो आपके फ्रेंड ने बोल दिया, आपने बोल दिया अपने फ्रेंड को कि यार आज तो मेरे को लगता है रात को नींद नहीं आएगी, आज तो मैं बहुत सोया। और वो सोचेगा कि ये तो कह रहा था इसके गेस्ट आए हैं, ये अब बोल रहा है कि मैं तो आज बहुत सोया हूँ। तो उसको इनडायरेक्टली पता लग गया कि उसने जो मतलब निकाला कि आपने झूठ बोला है वो इन्फ्रेंस है। किस वजह से? आपने खुद ही अपने मुंह से कुछ फैक्ट्स निकाले
चाहे आपने डायरेक्टली वो बात नहीं बोली बट इनडायरेक्टली आपके फैक्ट से वो मीनिंग निकल गया। सो ये होता है इन्फ्रेंस। तो थोड़ा सा हम अपनी रूटीन लैंग्वेज से अगर हम रिलेट करके चीज़ों को समझते हैं ना तो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर होती है। ओके, तो अब यहाँ पे कंक्लूजन एक ऐसी चीज़ है जो मतलब आप बताना चाहते हो, जो बात आप कहना चाहते हो, जो आप सीधा बोल रहे हो ताकि सामने वाला वही समझे जो आप समझाना चाहते हो। इन्फ्रेंस एक ऐसी चीज है जो आप कुछ बोल रहे हो उससे फैक्ट्स में से कोई और मतलब निकल आए, सो दैट इज कॉल्ड इन्फ्रेंस। ओके, सो ये डिफरेंस है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और बाकी की बात अब हम क्वेश्चंस के साथ करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चंस में होता क्या है कि आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, वो पैराग्राफ भी हो सकता है, वो सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है। पिछली क्लास में तो मैंने आपको सिर्फ स्टेटमेंट्स करवाई थी, आज मैं आपको थोड़ा मिक्स करवाऊंगी। हम लेवल बाय लेवल बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे जिसमें पैराग्राफ्स भी आपको मिलने वाले हैं और स्टेटमेंट्स भी आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल की। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट में उसने आपको क्या बोला है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने डायरेक्ट किया है इंडियन एयरफोर्स को कि वो रिव्यू करे, चेंज करे उसके प्रोटोकॉल्स को। कौन से प्रोटोकॉल्स? जो कि डील कर रहे हैं विद इशू ऑफ स्ट्रेस एंड सब्सटेंस अब्यूज इन द फोर्स, कि उनकी जो एयरफोर्स है उसमें जो तरीके का एक स्ट्रेस और सब्सटेंस अब्यूज हो रहा है उसको ढंग से डील करें, कुछ प्रोटोकॉल्स में चेंजेस लेके आए। सेम इट्स सिस्टम्स हैव टू बी इन ट्यून विद द लॉ। क्या बोला गया है कि उनका जो सिस्टम है वो इन ट्यून होना चाहिए विद द लॉ। ओके, डायरेक्शन बाय अ बेंच ऑफ जस्टिस एस मुरलीधर एंड विनोद गोयल। विनोद गोयल और एस मुरलीधर ने इशू किया है। उन्होंने क्योंकि डिसअप्रूव किया कि किस तरीके से IAF ने एक 30 ईयर ओल्ड कॉर्पोरल को कन्फाइन किया है। कन्फाइन करना यानी बंद रखा। कहाँ पे? हॉस्पिटल के साइकेट्रिक वार्ड में एज ही वॉज एन अल्कोहलिक, कि वो उनका एक बंदा था जो अल्कोहलिक था, तो उन्होंने उसको साइकेट्रिक डिपार्टमेंट जो एयरफोर्स वालों का हॉस्पिटल था वहां बंद रखा। तो इस बात की वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको बोला कि आप रिव्यू करिए और चेंज करिए अपने प्रोटोकॉल्स, जिस तरीके से आप डील करते हैं लोगों के साथ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड, इससे क्या इन्फ्रेंस निकल रहा है ये हमें बताना है। तो अब पहला कह रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट वांट्स टू मेक श्योर दैट IAF डज नॉट थिंक दैट इट इज अबव द लॉ एंड एंजॉयड कंप्लीट इम्प्यूनिटी। वो कह रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो ये चाहता है कि जो IAF है वो ये ना सोचे कि वो लॉ से ऊपर है और पूरी फ्रीडम एंजॉय करे, है ना। सेकंड कह रहा है कि कोर्ट वाज हियरिंग अ हाबिस कॉर्पस पिटीशन फाइल्ड अबाउट अ 30 ईयर ओल्ड हु वाज बीइंग कन्फाइंड एट द आर्मी हॉस्पिटल। ओके, तो चलिए देखिए इनमें से दोनों में से आपका कौन से वाला सही होगा। तो सेकंड वाला वैलिड है, सेकंड वाला वैलिड है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ओनली 2 फॉलोज। ओके, अच्छा अब यहाँ पे क्यों सेकंड वाला सही और क्यों फर्स्ट वाला गलत है? देखिए, फर्स्ट में कह रहे दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो चाहता है कि IAF जो है अपने आप को लॉ से ऊपर ना समझे। तो अब यहाँ पे देखो, आपको मैंने लास्ट क्लास में एक बात भी बोली थी कि आपने एक आइडियलिस्टिक तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, ओपिनियन, आपकी सोच बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ तो आपकी पैराग्राफ में कहीं ना कहीं दिख ही रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो इंडियन एयरफोर्स से खुश नहीं है, वो उनको इस तरह की डायरेक्शंस दे रहा है। ओके, तो ये चीज़ तो हमें कहीं ना कहीं दिख ही रही है। ओके, एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि हाई कोर्ट जो है वो ये चाहता है कि IAF ये ना सोचे कि वो लॉ से भी ऊपर है। तो ये थॉट हमारा जो है इतना लॉजिकल भी नहीं जा रहा। सेकेंड में कह रहा है कि कोर्ट वॉज हियरिंग अ हाबिस कॉर्पस पिटीशन, एक पिटीशन फाइल हुई थी कोर्ट में, ठीक है, उसी 30 ईयर ओल्ड बंदे के लिए जो कि कन्फाइंड था। अब इसका मतलब क्या है? अब ये चीज स्टेटमेंट में बोली नहीं है। मैंने क्या बोला था, इन्फ्रेंस एक ऐसी चीज होती है जो बोली नहीं है पर हमें समझ आ रही है। अब स्टेटमेंट में कहीं नहीं बोला कि कोई पिटीशन फाइल हुई है,
बट ये पढ़ के हमें समझ आ रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अगर उनको डायरेक्ट किया है कि आपने ऐसे किसी बंदे को वहां पे कन्फाइंड रखा है, इससे हमें समझ आ रहा है कि किसी ने पिटीशन फाइल करी होगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये बात बोली नहीं गई बट ये मतलब निकला है, तो इसीलिए सेकंड वाला वैलिड है। आंसर होगा ओनली 2 फॉलोज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए। सेकंड में कह रहा है कि वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी, बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटी होती है जिससे कि वाटर कंटामिनेशन होती है एंड सिग्निफिकेंट ड्रेनिंग ऑफ अबाउट 1/3 ऑफ द प्लैनेट्स लार्जेस्ट अंडरग्राउंड वाटर। आपके प्लैनेट का जो सबसे बड़ा अंडरग्राउंड वाटर है उसका 1/3 जो वाटर रिजर्व है, ओके, वो आपका ड्रेन हो रहा है, खराब हो रहा है, ओके, एंड इट इज अनक्लियर हाउ मच फ्लूइड रिमेन्स इन देम। तो वो कह रहे हैं कि बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज है जिसकी वजह से वाटर कंटैमिनेशन हो रही है एंड सिग्निफिकेंट ड्रेनिंग मतलब पानी खत्म हो रहा है, और कितना 1/3 ऑफ द प्लैनेट्स लार्जेस्ट अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेस, ओके। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि क्या रीजन हो सकता है, व्हाट कुड बी द प्रोबेबल रीजन। अब प्रोबेबल का मतलब क्या है, जो हो सकता है, ओके। रीजन पैराग्राफ में नहीं दिया, बट इनमें से कौन सा रीजन लगता है आपको जिसकी वजह से ये हो रहा होगा। फर्स्ट में कह रहा है रिडक्शन इन द यूज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स। अरे अगर रिडक्शन हो रही होती तो फिर पानी कम थोड़ा होता, पानी बढ़ता। समझ रहे हो? तो फर्स्ट तो कनेक्टेड ही नहीं है, और जैसे ही मेरा फर्स्ट गलत हुआ आपका ऑल ऑफ दीज भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑल ऑफ दीज अब नहीं हो सकता। एक और बात आपको मैं सिर्फ इस चैप्टर के रेफरेंस में नहीं, पूरी क्रिटिकल रीजनिंग के रेफरेंस में बताना चाहूंगी कि आप जब क्रिटिकल रीजनिंग करते हैं ना, कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन हो, या फिर मैं आपको बोलना ये भी चाहूंगी कि बेस्ट अप्रोच होती है कि आप लोग ऑप्शन कौन सा सही है इसकी बजाय देखिए कौन सा ऑप्शन गलत है। उससे पता है क्या होता है, उससे आपके आंसर में जो आंसर आपका आया है फाइनली उसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं उस आंसर को लेके, क्योंकि जो गलत है उसको आप हटाते रहोगे। उससे मान लो 1 या 2 ऑप्शन बचे तो आपको चूज करना इजी हो जाएगा। 5 में से 1 को चूज करने में दिक्कत होती है, 2 में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है वो देखना आपके लिए ज्यादा आसान है। दूसरी बात, आप ये मत देखिए सही कौन सा है, आप ये देखिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। ये अप्रोच भी आपको बहुत हेल्प करेगी। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी अप्रोचेस मैं आपको सेशन के बीच में बताती रहूंगी। उसके बाद उसने आपको बोला सेकंड में फ्रीक्वेंट पंपिंग ऑफ वाटर फॉर फार्मिंग, दैट इज पॉसिबल रीजन है, दैट इज ट्रू। तो रखते हैं इस ऑप्शन को होल्ड पे, आगे देखते हैं कोई इससे बेटर ऑप्शन ना मिल जाए। डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन, ये तो फिर गलत है। पॉपुलेशन अगर घटती तो पानी की कंजम्पशन भी तो घटती, और फिर पानी कम थोड़ा होता, पानी तो ज्यादा होता। एक्सेसिव एफॉरेस्टेशन, तो ये भी गलत है। इस केस में भी आपका जो पानी है वो आपका ये जो है ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा पैराग्राफ से, ओके। तो अब हम गारंटी के साथ सेकंड ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं। सो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, राइट। आगे बढ़ेंगे, चलिए थर्ड वाला देखिए। थर्ड वाला पढ़िए एक बार। उसने आपको बोला टू मैनेज द हैवी वर्कलोड। हैवी वर्कलोड को मैनेज करने के लिए जो वर्कर्स है इस कंपनी के, वो डिमांड कर रहे हैं क्या, कि आप नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाइए। कंपनी है, काम बहुत ज्यादा है जिससे वर्कर्स के ऊपर लोड पड़ रहा है, तो वो कंपनी को कह रहे हैं और रिक्रूटमेंट करो। वो खुद कह रहे हैं, वो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि उनको हटा के उनकी जगह रखो, वो कह रहे हैं हमारे अलावा एक्स्ट्रा लोग और ले आइए, काम बहुत ज्यादा हो गया है, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है। तो अब द वर्कर्स हैव आल्सो थ्रेटन द कंपनी टू गो ऑन स्ट्राइक, और धमकी भी दे दी है कि हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन है जो स्ट्रेंथन करेगा या वीकन करेगा इस स्टेटमेंट को, ओके। तो नीचे ऑप्शन ही कुछ इस तरह से दिए हुए हैं कि ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो हम ऑप्शन देख लेंगे, ओके। तो पहला कह रहा है फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स ड्यू टू द हैवी वर्कलोड, पिछले कई सालों में काम ज्यादा होने की वजह से वर्कर्स जो है वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं और उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली है, ओके। सो ये जो है स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग कर ही रहा है ना, वीक तो नहीं कर रहा। देखो तो यहाँ पे आप ये देखो कि पिछले कई सालों से काम इतना बढ़ गया है कि वर्कर्स जो है वो एक्स्ट्रा घंटे काम कर रहे हैं,
एंड डिड नॉट टेक एनी लीव, उन्होंने कोई छुट्टी भी नहीं ली। तो अब ये वाला जो है, फर्स्ट वाला जो है, ये आपका स्ट्रॉन्ग है। तो जिस ऑप्शन में आपको इतना तो पता है कि फर्स्ट वाला वीक नहीं है, चाहे आप स्ट्रॉन्ग को लेके अगर कॉन्फिडेंट नहीं भी है, एटलीस्ट ये समझ आ रहा है कि ये हमारा जो है वीक नहीं है। तो फर्स्ट को जिसमें वीक बोला हुआ है वो ऑप्शन पहले काट दो, क्योंकि दिस इज नॉट वीक। तो फर्स्ट वाला वीक नहीं है, थर्ड में कह रहा है बोथ आर वीक, और फिफ्थ में कह रहा है ईदर 1 और 2 इज वीक। तो 1 तो वीक नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। समझ रहे हो? अभी तो हमने क्वेश्चन आधा ही किया, इतने में ही हमारे 3 ऑप्शन खत्म हो गए। उसके बाद इन द लास्ट 6 months द वर्कर ऑफ कंपनी एक्स हैव रिपीटेडली टेकन रेस्ट इन बिटवीन द वर्क, जिससे कि काम कंप्लीट नहीं हुआ। अब आप एक चीज देखिए, वो कह रहा है कि पिछले 6 months में, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू मैनेज द हैवी वर्कलोड। हैवी वर्कलोड जो है वो मैनेज करने के लिए, तो जब अगर मेंशन्ड है कि यहाँ पे उनका काम कंप्लीट जो नहीं हुआ है वो रेस्ट की वजह से नहीं है, हैवी वर्कलोड की वजह से, जो स्टेटमेंट में मेंशन्ड है, तो सेकंड वाला टोटली ऑपोजिट है आपकी स्टेटमेंट से, जो कि आपकी स्टेटमेंट को वीक कर रहा है। तो सेकंड वाला वीक है, सेकंड स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो गया, इसने तो सेकंड को स्ट्रॉन्ग बोल दिया। तो बस अब हम श्योर है कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो अब उसने क्या बोला है, स्टेटमेंट आपको दी हुई है, पढ़िए इसको। द कैफे नियरेस्ट टू द एयरपोर्ट इज एक्सपीरियंसिंग अ हैवी रश इन पीक आवर्स। पीक आवर्स यानी जो रश आवर्स होते हैं, उस समय बहुत ज्यादा रश है उस कैफे में। तो कैफे ओनर ने सोचा कि मैं ऐसा करूंगा कि जब पीक आवर्स होते हैं तो मैं कैफे को ना बंद कर दूंगा। और ये कैफे एयरपोर्ट में नहीं है, ये नियरेस्ट टू द एयरपोर्ट है। सो दिस कैफे इज नॉट ऑपरेशनल बिकॉज ऑफ एयरपोर्ट। वो एक एक्स्ट्रा बोनस है उसके लिए कि लोग वहां पे आ जाते हैं, ठीक है। तो 2 कंक्लूजन है। वो पहला कह रहा है कि पीक आवर्स के टाइम पे कुछ कस्टमर्स जो है वो दूसरे कैफे चले जाएंगे, और सेकंड में कह रहा है नए वर्कर्स अपॉइंट करने से आपका जो वर्क है वो स्मूथली मैनेज होगा। ओके, न्यू वर्कर्स जो है वो ओल्ड वर्कर्स की जगह ले लेंगे। तो बताइए कौन सा सही है। अब ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला था, कंक्लूजन एक ऐसी चीज है जो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। मतलब जब इन्फ्रेंस कर रहे हो ना, तो दिमाग को डबल खोल लो। कंक्लूजन कर रहे हो तो कंक्लूजन तो स्टेटमेंट से ही जो मीनिंग निकल रहा है, स्टेटमेंट आपको जो कहना चाह रही है वही कंक्लूजन होता है। ओके, तो चलो करो इसको ट्राई। अब देखिए यहाँ पे आपका सेकंड वाला तो डेफिनेटली गलत है। रीजन उसका क्या है देखिए, क्योंकि वो कह रहा है कि जब आप नए वर्कर्स को अपॉइंट करेंगे, बाय अपॉइंटिंग न्यू वर्कर्स, यहाँ पे क्या होगा, वर्क जो है वो स्मूथली हो जाएगा। ये बात हमें यहाँ तक तो ठीक लग रही है, पर आगे क्या बोला, नए वर्कर्स जो है ओल्ड वर्कर्स को रिप्लेस कर देंगे। ये गलत है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल ही गलत है। और यहाँ पे जो उसने बात बोली है वो उसने रश की वजह से बोली है, तो ये वाला हो गया गलत, सेकंड इज रॉन्ग। तो जहां पे आपको सेकंड की बात कर रहे हैं वो तो हो जाएगा गलत। ओके, तो ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, ये भी गलत है, बोथ फॉलोज, ये भी गलत है। तो अब आपका आंसर बनता है कि या तो सिर्फ पहला सही है, ओके, और या फिर आपका जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है। फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, पीक आवर्स के टाइम पे कुछ कस्टमर जो है बाकी कैफे चले जाएंगे। तो ये रीजन है, यही कंक्लूजन है, क्योंकि उसने उसकी बात से ही समझ आ रहा है हमें। वो कह रहे हैं कि कैफे जो कि एक्सपीरियंस कर रहा है बहुत ज्यादा रश, तो वो जो कैफे ओनर है उसने सोचा है कि मैं पीक आवर्स पे बंद कर दूंगा ताकि लोग उधर चले जाएं, जब मुझे लगेगा रश ठीक है मैं खोल दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि वो जो रश है ना, हैवी रश है, ओके, उसको जो कैफे ओनर है अगर ये डिसाइड कर रहा है तो मतलब उसको उस रश से कोई बेनिफिट नहीं फील हो रहा। ओके, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वैलिड है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखिए जरा। हाँ जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में उसने आपको जो इंफॉर्मेशन दी है, अब इस इंफॉर्मेशन में उसने स्टेटमेंट में बोला है कि विंड इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड जो है वो एक इनएग्जॉस्टिबल, मतलब जो खत्म नहीं हो सकता, एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है। हवा
हवा कभी खत्म होगी? कभी भी नहीं। और एरो जनरेटर जो है वो कन्वर्ट कर सकता है इसको इलेक्ट्रिसिटी में। वो कह रहा है कि आप जो है विंड से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो पहला कंक्लूजन, अच्छा आगे भी है, दो नॉट मच हैज बीन डन इन दिस फील्ड, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है इस फील्ड में, पर सर्वे कहता है कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है फॉर डेवलपिंग विंड एज ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। कि वो कह रहा है कि इस चीज के ऊपर कि विंड को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए या विंड को एज सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करने के लिए कि आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके, इसके ऊपर ज्यादा काम हुआ नहीं है, बट इस चीज पे, इस आइडिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो ये बात उसने स्टेटमेंट में बोली है। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है कि एनर्जी बाय विंड इज कंपैरेटिवली न्यूली एमर्जिंग फील्ड। तो ये बात तो दिख रही है हमें। वो कह रहा है दो नॉट मच हैज बीन डन इन दिस फील्ड, द सर्वे शोज दैट देयर इज वास्ट पोटेंशियल। ये लाइन सजेस्ट कर रही है कि एनर्जी जो आप बाय विंड जो है आप प्रोड्यूस करेंगे वो जो है एक नई चीज है। तो बिल्कुल सही है। सेकेंड में कह रहा है कि एनर्जी क्राइसिस कैन बी डेल्ट बाय एक्सप्लोरिंग मोर इन द फील्ड ऑफ एरो जनरेशन। वो कह रहा है कि विंड जो है, एरो जनरेटर जो है वो विंड को कन्वर्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी में। और अगर ऐसी बात है तो जो एनर्जी क्राइसिस का इशू है वो डील किया जा सकता है एरो जनरेशन के फील्ड में ज्यादा एक्सप्लोर करने से। तो बात तो देखो ये भी सही है, दोनों बात सही है। तो आंसर होगा फिफ्थ ऑप्शन, बोथ 1 and 2 फॉलोज। ओके, 5 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आगे बढ़ेंगे, बट अब आगे मैं चाहूंगी कि अब आप जो है, क्योंकि अभी तक हो सकता है आपके आंसर जो है वो मैच ना कर रहे हो, अब आगे मैं चाहूंगी, आगे मैं प्रेफर करूंगी कि आप जो है, आपको मैं 1 मिनट का समय दूंगी और आप उस 1 मिनट में कोशिश करेंगे खुद से आंसर देने की, और फिर वेरीफाई करेंगे कि आंसर जो मैं बता रही हूँ आपका उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्फ्रेंस बेस्ड है। चलिए स्टूडेंट्स करिए इसको ट्राई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्फ्रेंस बेस्ड है, चेक करिए। देखिए उसने आपको यहां क्या बोला, उसने बोला कि जो मेटल जो कि इजीली रिएक्ट नहीं करते, स्टेटमेंट में कह रहे हैं मेटल्स दैट डू नॉट रिएक्ट इजीली विद एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स। एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि वाटर, वेपर, डस्ट एटसेट्रा। तो ये जितने भी आपके एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनके साथ जो रिएक्ट नहीं करते मेटल्स, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रीशियस मेटल। ध्यान दीजिए, इनको हम क्या बोलते हैं? प्रीशियस मेटल। ओके, of all the precious metals, platinum is one of the strongest and most durable. ये जितने भी प्रीशियस मेटल्स है आपके, उनमें से आपका जो प्लैटिनम है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है एंड मोस्ट ड्यूरेबल है। ओके, तो अब उसका क्वेश्चन है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन नॉट बी कंप्लाइड विद इन द टेक्स्ट। इनमें से कौन सा, ध्यान दीजिए, इनमें से कौन सा इन्फ्रेंस है जो कि आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो? देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे, यहाँ पे देखिए, ये आपका सीधा सीधा था, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, आपको बताना था कौन से वाला सही है। यहाँ पे भी आपको उसने देखिए क्या बोला था, विच ऑफ द कंक्लूजन इज या और फॉलोड। ओके, विच इज द राइट फिट। यहाँ पे उसने पूछा विच इज द राइट फिट, और यहाँ पे उसने आपको बोला यू हैव टू डिसाइड विच ऑफ द गिवन इन्फ्रेंसेस फॉलो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। अब हमें सब कुछ आता है, आपने बहुत सारी प्रैक्टिस करी है क्रिटिकल रीजनिंग की, इन्फ्रेंस की, आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, बट एक छोटी सी सिली मिस्टेक क्या कि ये पढ़ना नहीं, अभी भी हम सॉल्व कर रहे थे, तो बट आपको ये चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पढ़ा करो कि वो आपसे क्या पूछ रहा है। वो आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा सही है, कि ये पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। ओके, तो अब यहाँ पे आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन नॉट बी कंप्लाइड विद द टेक्स्ट। आपका जो टेक्स्ट दिया हुआ है उससे कौन सा वाला इन्फ्रेंस जो है वो कंप्लाई नहीं कर रहा।
तो फर्स्ट में कह रहा है कि प्लैटिनम जो है वो एटमॉस्फेरिक एलिमेंट से इजीली रिएक्ट नहीं करता है। सेकेंड कह रहा है कि प्लैटिनम इज अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल्स ऑन द अर्थ। ओके, और प्लैटिनम इज प्रीशियस बिकॉज इट इज अ मेटल दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ओके, अब हम क्या सॉल्व कर रहे हैं बच्चे? इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस क्या होता है? इन्फ्रेंस इज समथिंग दैट इज नॉट डायरेक्टली स्टेटेड बट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। तो ये दो चीजें तो डायरेक्टली स्टेटेड ही है, ये दोनों चीजें तो डायरेक्टली स्टेटेड है कि प्लैटिनम इज अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल्स। यही उसने बोला कि ऑफ ऑल द प्रीशियस मेटल्स प्लैटिनम जो है एक स्ट्रॉन्गेस्ट है। प्लैटिनम इज प्रीशियस बिकॉज इट इज अ मेटल दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ओके, ये स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, इसीलिए प्रीशियस है, तो ये तो वैसे ही गलत है, ये तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा। वो प्रीशियस मेटल इसलिए है क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक एलिमेंट से रिएक्ट नहीं कर रहा, इस वजह से प्रीशियस नहीं है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है या ड्यूरेबल है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट और ड्यूरेबल तो उसकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आ गई है। ओके, तो इसका मतलब क्या है? थर्ड तो बिल्कुल ही गलत है और सेकंड वाला डायरेक्टली स्टेटेड है। फर्स्ट है वो जो कि आप इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं, और जो कि आपका डायरेक्टली स्टेटेड था भी नहीं। तो यहाँ पे उसने बोला है कि प्लैटिनम जो है वो एटमॉस्फेरिक एलिमेंट से इजीली रिएक्ट नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बात कनेक्ट हो रही है। मेटल जो रिएक्ट नहीं करते हैं, है ना, वो प्रीशियस मेटल्स होते हैं। और फिर कह रहे हैं ऑफ ऑल द प्रीशियस मेटल्स प्लैटिनम, और इससे इन्फ्रेंस निकल रहा है ऑल्दो नॉट डायरेक्टली स्टेटेड कि प्लैटिनम इज वन ऑफ द प्रीशियस मेटल जो कि एटमॉस्फेरिक एलिमेंट से इजीली रिएक्ट नहीं करता है। समझ रहे हो? ये हमने मतलब निकाला, ना कि उसने बोला। उसने तो दो अलग अलग बातें बोली, प्रीशियस मेटल ये होता है, और फिर वो कह रहे हैं जितने भी प्रीशियस मेटल है उनमें से प्लैटिनम की ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है। तो ये जो प्रीशियस मेटल की डेफिनेशन है वो प्लैटिनम पे अप्लाई होती है, ये हमारा इन्फ्रेंस है। तो आंसर इसका क्या होगा? बोथ 2 and 3। अब आप कहोगे ये थोड़ा है, ये नहीं है तभी आंसर है, क्योंकि उसने पूछा कैन नॉट बी कंप्लाइड। तो बेसिकली वो पूछ रहा था कौन सा गलत है, तो आंसर होगा बोथ 2 and 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाला देखिए। ओके, ट्राई करिए इसको जरा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। आपको स्टेटमेंट कह रहा है कि कंट्रीज जिन्होंने इन्वेस्ट किया है बहुत ज्यादा, countries that have invested heavily in public healthcare infrastructure have demonstrated better resilience against health crisis। जिन कंट्रीज ने इन्वेस्ट किया है बहुत ज़्यादा पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, ठीक है, पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो जो है वो उनके वहाँ पे हेल्थ क्राइसिस बहुत कम है, और ऐसे नेशन जो है वहाँ पे कम इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस भी है। तो जो कंट्रीज हेल्थ केयर के ऊपर इन्वेस्ट करती है ना, वहाँ हेल्थ क्राइसिस तो कम होंगे ही होंगे, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस भी बहुत कम होती है और फास्टर रिकवरी रेट्स होते हैं क्योंकि बहुत सारा फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है? कंक्लूजन इज समथिंग दैट इज डायरेक्टली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेटमेंट, राइट। तो फर्स्ट कह रहे हैं अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ नेशंस एबिलिटी टू मैनेज हेल्थ क्राइसिस इफेक्टिवली। दैट इज ट्रू कि एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम होगा, उससे एक नेशन की जो एबिलिटी होती है हेल्थ क्राइसिस को मैनेज करने की, वो जो है उस पर मतलब बहुत ही इफेक्टिवली वो चीज़ वर्कआउट होती है। सो ये सही है फर्स्ट वाला। सेकेंड में क्या कह रहे हैं? इन्वेस्टिंग इन हेल्थ केयर कैन हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन अ कंट्रीज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। वो कह रहे हैं कि अगर आप हेल्थ केयर पे इन्वेस्ट करते हैं तो उससे कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट से ही निकला है मीनिंग, मतलब ये आपका स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट वाली बात आपको यही सोचने पे मजबूर कर रही है, ठीक है। तो सेकंड वाला भी सही होगा, तो आंसर होगा बोथ 1 and 2 follows, दैट इज बोथ आर करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट करिए ट्राई। नाउ ये अगेन आपका कंक्लूजन है ना, और उसने आपसे पूछा है कि बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, ट्राई करिए जल्दी से। सो आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि एक गवर्नमेंट रिपोर्ट है जो कि रिवील करती है
कि सिटीज जो इंप्लीमेंट कर रही है वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज, ओके, जो सिटीज इंप्लीमेंट करती है वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज फॉर एटलीस्ट 30% ऑफ द वर्कफोर्स, ओके, कि उनका जो है ऑफिस के कम से कम 30% वर्कफोर्स को अगर वो वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी दे रही है, उससे 12% रिडक्शन आ रही है पीक आवर ट्रैफिक कंजेशन में एंड 7% ड्रॉप इन कार्बन एमिशंस ओवर 2 years। तो ये एक डाटा है, ये एक डाटा बेस्ड इंफॉर्मेशन है कि अगर आप कम से कम अपने ऑफिस के 30% लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे देते हैं तो उससे क्या हो रहा है कि पीक आवर ट्रैफिक कंजेशन उस एरिया में जो होता है उसका 12% घटा है, ओके, एंड जो कार्बन एमिशंस है पिछले 2 सालों का उसमें 7% का डिक्लाइन आया है। तो कौन सा कंक्लूजन वैलिड होगा? फर्स्ट क्या कह रहा है, रिमोट वर्क पॉलिसीज जो है वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है एनवायरमेंट को बट मे हैव इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, ओके। सेकंड में क्या कह रहा है, रिड्यूसिंग ऑफिस कम्यूट्स इज द ओनली इफेक्टिव वे टू लोअर अर्बन पोल्यूशन। एक बात सुनो, सेकंड को मैं पहले डिस्कस करूंगी। सेकंड वाला लग तो ठीक रहा होगा, गड़बड़ सारी इस वर्ड की है और ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, ओनली, कैन, नेवर। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि नेगेटिव मीनिंग जनरेट करते हैं, तो इसी वजह से ये आपका जो है सेकंड वाला जो है वो तो गलत होगा। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं और ये ईदर और वाला भी। तब या तो फर्स्ट है आंसर आपका या फिर फोर्थ है। फर्स्ट वाला देखते हैं, रिमोट वर्क पॉलिसीज जो है वो एनवायरनमेंट पे पॉजिटिवली इंपैक्ट करती है, तो स्टेटमेंट यही सजेस्ट कर रहा है, ओके, बट मे हैव इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। यहां उसने विल नहीं बोला, यहां उसने बोला मे हैव। विल हैव बोलता तो हम गलत कर देते कि स्टेटमेंट में इसका कोई रेफरेंस नहीं है, ओके। मे वर्ड उसी चीज के लिए होता है, मे मीन्स हो सकता है, पॉसिबली। तो मे वर्ड तभी यूज होता है जब हमें डाउट हो, और अगर स्टेटमेंट में मेंशन्ड होता तो डाउट भी ना होता। डाउट भी तभी होता है ना जब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ मे वर्ड की वजह से ये पार्ट आपका सही है। कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ये थोड़ा सही है, ये स्टेटमेंट में बोला थोड़ा है, तो स्टेटमेंट में नहीं बोला तभी उसने मे वर्ड का यूज किया। तो सेकंड वाला गलत है, फर्स्ट वाला आपका सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट करिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अब आपका फिर से कंक्लूजन ही है। आपको यहाँ स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि वुमेन नाउ डेज, आजकल वुमेन जो है वो टेक्नोक्रेट्स बन गई हैं, हैव बिकम टेक्नोक्रेट्स, बट रिसर्च सेड, रिसर्च का कहना है कि जो वुमेन बिटवीन द एजेस ऑफ 20 to 25 की एज ब्रैकेट में जो वुमेन आती हैं वो 7 से 8 घंटे हर रोज स्पेंड कर रही है टीवी, इन वॉचिंग टीवी, मोबाइल एंड टैबलेट्स। तो वो टीवी देख रही है, मोबाइल देख रही हैं, टैब्स देख रही हैं, तो अपना जो है 7 to 8 आवर्स का टाइम 24 घंटे में से 7 से 8 घंटे इनके ऊपर स्पेंड कर रही है, ओके। एंड दिस, ध्यान दीजिए, दिस हैज रिजल्टेड इन ब्लरी विजन अमंग वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम इन वुमेन दिस हैज रिजल्टेड, मतलब दिस इज द कॉज कि उनकी ब्लरी विजन हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो फर्स्ट कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ यूजिंग सच डिवाइसेस वुमेन हैव बिकम टेक्नोक्रेट्स, कि इन डिवाइसेस को यूज करने की वजह से वो टेक्नोक्रेट्स बनी है। देखो ये कंक्लूजन वैलिड नहीं है। उसने क्या बोला, वुमेन हैव बिकम टेक्नोक्रेट्स बट रिसर्च सेड दैट, बट ये काउंटर पॉइंट रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये आप कनेक्ट कर ही नहीं सकते। पहला कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल गलत है। सेकेंड में कह रहे हैं यूजिंग टू मच ऑफ दीज डिवाइसेस कैन बी हार्मफुल टू प्रेग्नेंट वुमेन, दैट इज ट्रू, क्योंकि ये स्टेटमेंट सजेस्ट कर रही है और हम कंक्लूजन सॉल्व करें, हम इन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। कंक्लूजन मीन्स जो स्टेटमेंट ही सजेस्ट करे, जो मीनिंग स्टेटमेंट ही सजेस्ट कर रही हो, सो दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन। तो सेकेंड वाला आपका वैलिड है, ओके, फर्स्ट वाला गलत है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन कंक्लूजन। अब आपको तभी हम मिक्स कर रहे हैं ना, इन्फ्रेंस में कैसे सोचना है और कंक्लूजन में कैसे सोचना है वो आप समझ पा रहे हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, साशी एक्सपेक्टेड हर ग्रूम
हैज ओन हाउस, साशी ने एक्सपेक्ट किया था कि उसका जो ग्रूम है उसका अपना घर हो और जो साशी अर्न करती है उससे डबल अर्न करे। ओके, शी डज नॉट वांट टू सेटल इन हिज या हर नेटिव प्लेस, कि वो अपने वो जो जहां से बिलोंग करती है वहां पे वो सेटल नहीं होना चाहती है। ओके, सो अब कंक्लूजन क्या है? पहला, साशी हैव ओन हाउस एंड शी लिव्स इन हर नेटिव प्लेस। बच्चे ना ये कंक्लूजन है, ठीक है, ये कंक्लूजन नहीं है। साशी का अपना घर है, इसका कोई मेंशन ही नहीं है और ना ये इन्फ्रेंस हो सकता है। ओके, शी लिव्स इन हर नेटिव प्लेस जो है ये आपका इन्फ्रेंस हो सकता था, बट बात तो ये है ना कि साशी हैव ओन हाउस, ये तो आपका स्टेटमेंट से कोई लिंक ही नहीं रख रहा, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, साशीज ग्रूम लिव्स आउट ऑफ द टाउन। अब साशी का जो ग्रूम है, देखो साशी ने क्या एक्सपेक्ट किया था कि उसके ग्रूम का अपना घर हो और वो डबल अर्न करे। ओके, तो अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि साशी का ग्रूम जो है वो टाउन से बाहर रहता है, वहां नेटिव प्लेस है, यहाँ टाउन है, तो कनेक्ट नहीं हो रहे। ओके, टाउन तो बहुत सारे होते हैं, नेटिव प्लेस एक ही होता है, तो ये आपका स्टेटमेंट से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो रहा, दोनों ही गलत है। और इसीलिए इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज नीदर वन नॉर टू फॉलोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाला ट्राई करिए। चलिए बच्चे जल्दी से करो इसको ट्राई। उसने बोला कि पेट्रोल प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया है टू 8.5%, which makes the final price of petrol in the city A is in rupees 112.40. Okay, प्राइस इंक्रीमेंट की वजह से बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो गया है किसमें? पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स इन सिटी ए। प्राइस पेट्रोल का सिंपल लैंग्वेज में क्या कह रहे हैं? प्राइस बढ़ा है पेट्रोल का, जिससे कि उसका रिजल्ट क्या हुआ कि बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो गया है। अब लोग जो है पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स खरीद ही नहीं रहे, वो जो है अब जो है इलेक्ट्रॉनिक EVM जो है वो परचेज कर रहे हैं। ओके, व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द अबव पैसेज? देयर इज नो वे टू डिक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोल, नॉट कनेक्टेड टू द स्टेटमेंट। ओके, पोल्यूशन लेवल इंक्रीज्ड इन सिटी ए, पोल्यूशन लेवल की बात ही नहीं हो रही है। पीपल में प्रेफर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओवर पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स, ये सजेस्ट कर रहा है पैराग्राफ, क्योंकि उसने बोला कि डिक्रीज इन पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स हो गया, अब लोग नहीं खरीद रहे, तो उसका सब्सटीट्यूट क्या है? उसका सब्सटीट्यूट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, है ना, तो थर्ड वाला सही है। सिटी ए ने बैन कर दिया है, बैन नहीं किया, ये उनकी बाय चॉइस लोगों ने खरीदना बंद किया है, सिटी ने बैन नहीं किया है, और इनकी शॉर्टेज है, ये भी कोई मेंशन नहीं है, तो इसका वैलिड आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ओके, थर्ड इज वैलिड। तो अब मैं होप कर रही हूँ कि आप लोगों के आंसर्स जो है वो काफ़ी करेक्ट हो रहे होंगे, है ना, आंसर्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। चलिए देखिए यहाँ पे, ओके, ये वाला हमारा हो गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। उसने बोला है कि वी सी द यूजेज ऑफ AI, तो ये थोड़ा सा पैराग्राफ बेस्ड है, आई वुड लाइक कि आप लोग इसको पूरा एक बार पढ़ लीजिए। हाँ जी, आपको मैं टाइम दे रही हूँ, जल्दी से पढ़िए इस क्वेश्चन को। देखिए, उसने आपको बोला है कि अब हम देख रहे हैं कि AI जो यूज हो रहा है अब आपका हर चीज में, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, चाहे आप परचेज कर रहे हैं ऑनलाइन या फिर आप सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स की अगर आप बात कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी जो है हमारी लाइफ को आसान बना रही है और कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत एनहांस हो रहा है, बढ़ रहा है। As with any technology, we must leverage this to augment human intelligence and enhance our productivity. पर जो artificial intelligence है, AI की बात कर रहा है, could be more biased than humans, as the technology may display stronger racial and gender biases than people do. Biases can inadvertently be introduced in the system based on the prompts used to generate result. देखो, AI जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, लोगों की सर्च और
आपके सर्च पैटर्न्स के ऊपर जो है वो बिहेव करती है। ओके, अपनी समझ नहीं है, तभी तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो कह रहे हैं कि इसी वजह से, क्योंकि हम जो है हमारा जो वहाँ पे जिस तरह का हम सर्च कर रहे हैं, जिस तरह की इंफॉर्मेशन हम चाह रहे हैं, वो वैसे ही फॉर्म हो जाएगी। तो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि इनहैंस होगा हमारा क्या, यहाँ पे ये बाइस्ड होगा ह्यूमन से ज़्यादा, एज द टेक्नोलॉजी में डिस्प्ले स्ट्रॉन्गर रेशियल एंड जेंडर बायसेस। ओके, तो पहला कंक्लूजन उसने बोला AI सिर्फ एक और टेक्नोलॉजी है विदाउट एनी ह्यूमन कॉग्निशन। द सिस्टम इनहेरेंटली डज नॉट हैव एनी बायस बट डिपेंड्स ऑन हाउ इज इट ट्रेन्ड। ट्रू। अब ये जो वो बात कर रहा है वो किस बेसिस पे कर रहा है कि उसको किस तरह से ऑपरेट किया जा रहा है ना, उससे उसके थॉट्स जो है, मतलब अब आपका क्या थॉट है वो आपका है, कि आपके फ्रेंड का थॉट उसका अपना है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उसका खुद का थॉट नहीं है, वो उसकी खुद की पर्सनालिटी नहीं है, वो उसको जो कंट्रोल कर रहा है उसकी पर्सनालिटी है। तो पहला कंक्लूजन है कि वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें ह्यूमन यूज नहीं है, ठीक है, बट सिस्टम जो है डज नॉट हैव एनी बायस बट डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज ट्रेन्ड, उस पर जरूर डिपेंड करता है। सो ये कंक्लूजन सही है। It is crucial that the data sets used for training models are fair and cover all scenarios, avoiding all possible biases. Okay, तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई बायस हो भी सके पॉसिबल, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो है तरीका फेयर होना चाहिए और सारे सिनारियोज को कवर करे ताकि किसी भी तरह का बायस ना हो। सो ये भी कंक्लूजन सही है, क्योंकि स्टेटमेंट का जो कंसर्न है वो हमें यही सजेस्ट कर रहा है। सेकंड भी सही है। थर्ड कह रहे AI इज अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स, दैट इज रॉन्ग। स्टेटमेंट ने तो सिर्फ एक कंसर्न बताया है कि ये भी होगा, ये इशू भी हो सकता है। तो अगर स्टेटमेंट आपको इस तरह का कोई कंसर्न आपका हाईलाइट कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये डिक्लेयर कर दो कि AI जो है वो एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, आप ये नहीं बोल सकते। तो जो स्टेटमेंट में कंसर्न हाईलाइट हुआ है उसके हिसाब से ये दोनों बातें सही हैं, कि एक तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो द पर्सन हु इज गोइंग टू ऑपरेट, जो बंदा उसको कंट्रोल कर रहा है ना, सिस्टम जो कंट्रोल कर रहा है, उसके हिसाब से बायसनेस क्रिएट हो सकती है। और दूसरा, हम जो है वो ट्रेनिंग मॉडल इस तरह के रखें जिससे हर सिनेरियो कवर किया जाए, ओके, जिससे कि आपका फेयर तरीका हो, है ना, और उससे आपकी बायसनेस जो है वो खत्म हो सकती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड वैलिड है, तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आप नेक्स्ट में उसने आपको क्या बोला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो बैंक ऑफ इंडोनेशिया है, इन दोनों बैंक्स ने क्या किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसमें कि वो एक फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करेंगे टू प्रमोट द यूज ऑफ लोकल करेंसीज, कि ये प्रमोट करेंगे यूज ऑफ लोकल करेंसीज फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस। जो आपके क्रॉस बॉर्डर, मतलब जब आप अपना कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करते हो, वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स करते हो, उसके रेफरेंस में बात हो रही है। तो यूज ऑफ लोकल करेंसी, कि आप अपने से बाहर अपनी कंट्री की बाउंड्री से बाहर भी आप अपनी करेंसी यूज कर सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने आपस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। ओके, MOU covers all current account transactions, permissible capital account transactions and any other economic and financial transactions as agreed upon by other countries. Okay? तो उसने बोला कि ये सब कुछ कवर होगा। अब इन्फ्रेंस पे आ गए, देखो कंक्लूजन छोड़ दिया, इन्फ्रेंस पे आ गए हैं, ध्यान से करना। हाँ जी, फर्स्ट, this framework would enable exporters and importers to invoice and pay in respective domestic currencies. अब देखो ये बात स्टेटमेंट में नहीं हुई थी, स्टेटमेंट में एक जर्नल बात हुई है ना। तो ये जो पहला इन्फ्रेंस है ये बिल्कुल सही है। अगर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स में हम जो है लोकल करेंसी यूज कर पा रहे हैं, तो इससे एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स को काफ़ी हेल्प होगी। वो लोग जो है वो इनवॉइस और जो उन्होंने पे करना है वो अपनी डोमेस्टिक, जो उनकी रिस्पेक्टिव डोमेस्टिक करेंसी है उसमें कर पाएंगे। सो इट इज़ नॉट डायरेक्टली स्टेटेड इन द स्टेटमेंट बट दिस कैन बी थॉट अपॉन या इन्फर्ड अपॉन। सेकेंड पे कह रहे हैं कि यूज ऑफ लोकल करेंसीज, जो लोकल करेंसीज है, ठीक है, इन बायलैटरल ट्रांजेक्शंस विल इवेंचुअली डिक्रीज,
कि जो लोकल करेंसीज का यूज है, राइट, ट्रांजैक्शंस में, ओके, बायलैटरल ट्रांजैक्शंस की बात हो रहा है, वो डिक्रीज होगा, विल डिक्रीज द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। दिस इज रॉन्ग। स्टेटमेंट की जो बात है कि अगर आप क्रॉस बॉर्डर आप अपनी करेंसी यूज कर सकते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको करेंसी चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो इससे तो ट्रेड इंप्रूव होगा, ना कि ट्रेड खराब होगा। ट्रेड जो है वो इंप्रूव होगा इसकी वजह से। तो ये सेकंड वाला तो बिल्कुल ही गलत है। ये तो सीधा सिंपल रीजन है, बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू द गिवन स्टेटमेंट। सो फर्स्ट वाला आपका वैलिड है। सेकंड में क्या कह रहे हैं? यूज ऑफ लोकल करेंसीज वुड ऑप्टिमाइज कॉस्ट एंड सेटलमेंट टाइम फॉर ट्रांजैक्शन, कि अगर लोकल करेंसीज यूज होगी उससे कॉस्ट ऑप्टिमाइज होगी, ट्रू, एंड सेटलमेंट टाइम फॉर ट्रांजैक्शन, ये भी सही है। सेटलमेंट टाइम जो होता है कि आप जो है करेंसी कन्वर्जन का काम खत्म हो जाएगा, जिससे आपकी पेमेंट्स बहुत फास्ट होंगी। तो ये इन्फ्रेंस बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ट्रू है, तो आंसर इसीलिए इसका क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये करिए ट्राई। अब ये आपका कंक्लूजन आ गया। अब थोड़े से बड़े बड़े पैराग्राफ आ रहे हैं, क्योंकि अब आपको पता लग गया है, समझ आ गया है कि हमें किस तरह से इनको सॉल्व करना है। ओके, चलो नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, पढ़िए इसको। यहाँ पे उसने आपको बोला है कि जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है न्यूयॉर्क ह्यूमन ट्रैफिकिंग टास्क फोर्स जो है वो लॉन्च कर रहा है न्यू पब्लिक कैंपेन to call attention to the ongoing issue of human trafficking for both sexual and labor purposes. सेक्सुअल पर्पस या लेबर पर्पस है। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है कि आप एक कंट्री से लोगों को, जैसे कि ये चीज़ बहुत कॉमन है दुबई में, कि लोग यहाँ से इंडिया से जब दुबई शिफ्ट हो रहे हैं या किसी भी कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं तो अपनी मेड्स को लालच दे देते हैं, है ना, कि हम वहाँ ले जाएंगे। उनको लगता है कि बाहर जाएंगे ये वो, और वहाँ जो लोकल रेट है उससे कम पेमेंट्स उनको मिलती है ना। ये एक वन ऑफ द एग्जाम्पल्स था। अलग अलग तरीके से होता है कि हम कई बार किसी को कह देते हैं कि हम तुझे स्पॉन्सरशिप देंगे और वहाँ पे ना तुझे सेटल करेंगे। अब जो मोस्टली गरीब लोगों के साथ होता है, तो लोग जो है वो खुश होके, उनको ये नहीं समझ आता ना कि आपका अनड्यू आपको क्यों कोई ऐसे बेनिफिट दे रहा है। ओके, तो वो लोग खुश होके मान जाते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ जाके उनसे काम कराते हैं और पैसे नहीं देते, है ना। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। अच्छा, सेक्सुअल रीजंस भी होते हैं। सेक्सुअल रीजंस होते हैं कि यहाँ से लड़कियों को ले जाते हैं और वहाँ पे बाहर की कंट्रीज में जाके वहाँ पे उनको बेच देते हैं। तो ये अलग अलग तरह के रीजंस हैं, सेक्सुअल एंड लेबर पर्पसेस। और इनके बारे में कह रहा है कि जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है ऑफ न्यूयॉर्क ह्यूमन ट्रैफिकिंग टास्क फोर्स जो है वो एक नया पब्लिक कैंपेन लॉन्च कर रही है टू कॉल अटेंशन इस प्रॉब्लम पे। तो सेकंड कह रहा है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एस्टिमेट है कि बिटवीन 4 लाख टू 5 लाख इंडिविजुअल्स जो है वो यूएस में ट्रैफिक किए गए हैं। यूएस में वहां पे 4 से 5 लाख इंडिविजुअल्स आए ह्यूमन ट्रैफिकिंग से। तो अब 3 कंक्लूजन दिए हैं, बताइए। The government is paying much attention to this problem and is successful in curbing it. अब देखिए यहाँ पे ये कंक्लूजन है। बात क्या हो रही है यहाँ? गवर्नमेंट की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है ये जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है और ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। अब गवर्नमेंट जो है इस चीज़ पे ध्यान दे रही है और अगर सक्सेसफुल होती तो इतना बड़ा नंबर ना होता। तो ये कंक्लूजन गलत है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द गिवन स्टेटमेंट। सेकेंड कह रहा है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं उनको ट्रैफिक किया गया है इन द यूएस विच इन्वॉल्व्स मेन एंड वुमेन। तो ये सही है। अब कंक्लूजन इज समथिंग विच इज डायरेक्टली स्टेटेड, तो वो तो यहाँ पे बोल ही रहा था कि 4 से 5 लाख इंडिविजुअल्स को यूएस में ट्रैफिक किया गया है, और ऊपर कह रहा था कि सेक्सुअल और लेबर पर्पस से। सेक्सुअल पर्पस से तो फिर लड़कियों की बात हो रही है, लेबर पर्पस से तो लड़की लड़कों दोनों की बात हो रही है। तो ये आपका सेकंड वाला सही है। अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो यूएस गए हैं, ठीक है, जिसमें कि मेन भी हैं और वुमेन भी है। ओके, तो ये पैराग्राफ ही सजेस्ट कर रहा है, तो सेकंड वाला सही है। थर्ड में कह रहे हैं पब्लिक जो है वो अब एनकरेज हो गई है कि वो इस नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग हॉटलाइन पे कॉल करे अगर उनको लगे कि कोई विक्टिम है। देखो, ये
पढ़ने में अच्छा लग रहा है। कई बार पता है क्या होता है, हमें कोई लाइन पढ़ने में लगा हाँ बात तो सही है, जस्ट बिकॉज बात तो सही है आप उसको टिक नहीं करेंगे। इज इट रिलेटेड टू द गिवन स्टेटमेंट? यू आर रिस्ट्रिक्टेड, आप स्टेटमेंट के बीच में फंसे हो, आप स्टेटमेंट से बाहर नहीं जा सकते हो। स्टेटमेंट में जो बात हो रही है उतनी बात को ही फॉलो करते हुए आपने आंसर बताना है। तो ये बात सुनने में तो अच्छी लग रही है बट स्टेटमेंट में इसका कोई मेंशन नहीं है, तो फिर आपकी ये वाली जो है ये बिल्कुल ही गलत है। तो आंसर इसका क्या होगा देखिए, हाँ जी सेकंड वाला वैलिड है, सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी नेक्स्ट वाला ट्राई करिए। स्टेटमेंट में कह रहा है कि योगा वॉज ओरिजिनेटेड इन इंडिया ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स बाय द योगीज। जो योगी होते थे, है ना, योगी आप सब समझते हैं, योगी जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था योगा को एंशियंट टाइम्स में, जो एंशियंट समय था। प्रैक्टिसिंग योगा टीचेस अस अबाउट द बॉडी। अगर आप योगा प्रैक्टिस करते हो उससे आपको अपनी बॉडी के बारे में पता लगता है, आपको अपना स्टेमिना पता लगता है। अगर आप मान लो मेडिटेशन करने बैठे हो, 2 मिनट से ज़्यादा मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो, तो आपको अपनी बॉडी के बारे में पता लग रहा है कि आपके अंदर कंसंट्रेशन पावर बहुत वीक है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। तो मतलब आप जब योगा करते हो ना तो आपको अपनी बॉडी की कमियां पता लगती है और आप उनको इम्प्रूव करते हो थ्रू योगा। ओके, एंड माइंड डिसिप्लिन बाय यूनाइटिंग और कनेक्टिंग बोथ बॉडी एंड माइंड, है ना। अब मेडिटेशन क्या है? कनेक्शन ऑफ बॉडी एंड माइंड है। कनेक्शन कैसे है? आप कर क्या रहे हो, आप एक पोस्चर में बैठ रहे हो, आपकी बॉडी एक पोस्चर में बैठ रही है और आपकी बॉडी क्या कर रही है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, एक जो आपका मतलब जो एक प्रोसेस है, सांस ले रहे हो, बॉडी मैकेनिज्म है। बट उससे आईज क्लोज कर रखिए, उससे आपको आपके माइंड की असेसमेंट हो रही है कि आपकी कंसंट्रेशन कितनी अच्छी है, आप कितनी देर कंसंट्रेट कर सकते हैं, आपका स्टेमिना कितना है। तो ये कनेक्शन है। इट इज़ लाइक अ मेडिसिन, ये एक मेडिसिन है जो कि ट्रीट करती है बहुत सारी डिजीजेस को ग्रेजुअली बाय रेगुलराइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। ओके, क्वेश्चन है इनमें से कौन सा इन्फ्रेंस फॉलो होगा। फर्स्ट कह रहा है कि वन विल नेवर हैव टू गो टू हॉस्पिटल अगर आप डेली योगा करेंगे। देखो ये बात लॉजिकल नहीं है। योगा जो है प्रॉब्लम कम कर सकता है। ओके, यहाँ पे उसने बोला कि योगा जो है वो एक मेडिसिन है जो बहुत सारे डिजीजेस को ट्रीट करती है ग्रेजुअली। अब अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ आप जो है स्लो हीलिंग तो नहीं कर सकते ना, इमीडिएट इमरजेंसी सिचुएशन में तो आपको प्रॉपर डॉक्टर चाहिए, है ना। तो ये वाला इन्फ्रेंस आपका गलत है। अब यही चीज़ कई बार लोग मतलब नॉर्मली काउंटर पॉइंट करते हैं कि फिर फ़ायदा ही क्या है, डॉक्टर के जाना ही पड़ेगा तो हम योगा क्यों करें। एक्चुअली योगा जो है मिनिमाइजेस द चांसेस कि आपको डॉक्टर के जाना पड़े, मिनिमाइजेस। ओके, तो आप जो है आपकी एज उम्र बढ़ती है, आपकी बॉडी जो है थोड़ी ज़्यादा हेल्दी होती है, बट योर बॉडी इज सब्जेक्ट टू डिजीजेस, योर बॉडी सब्जेक्ट टू डेथ। ओके, वो चीज़ तो डिनाई नहीं हो सकती। फर्स्ट गलत है। सेकंड में आपका कह रहा है कि प्रैक्टिसिंग योगा कैन हेल्प टू बिल्ड अ हेल्दियर लाइफस्टाइल। ट्रू, योगा से आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी कर सकते हैं, यही बात सजेस्ट हो रही है। ओनली इंडियंस प्रैक्टिस योगा, ऐसी कोई बात स्टेटमेंट में हुई नहीं। योगा जो है इंस्टेंटली, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये देखो ये वर्ड सजेस्ट कर रहा है ग्रेजुअली, ये गलत है। नो इन्फ्रेंस इज ट्रू, दैट इज रॉन्ग। तो आपका वैलिड क्या है, सेकंड वाला। ऑल्दो डायरेक्टली नहीं बोला बट ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे हम इसको इन्फर कर सकते हैं। तो सेकंड वन जो है आपका वो ट्रू है। ओके, अब इसके बाद फिर से इन्फ्रेंस है। पैराग्राफ आपका सेम है। उसने बोला कि योगा वॉज ओरिजिनेटेड इन इंडिया ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स बाय द योगीज, और ये वही सारी सेम पैराग्राफ है बट यहाँ पे इन्फ्रेंसेस में आपका चेंज हुआ है। पहला कह रहा है योगा ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रैक्टिस होती है, मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम, योगा रेगुलराइजेस द फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन, योगा कैन इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी, और फिर कह रहा है ऑल इन्फ्रेंस आर ट्रू। चलो बताओ। अब देखो फर्स्ट में उसने आपको जो बोला है इन्फ्रेंस पहला है योगा ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रैक्टिस होती है। देखो उसने बोला ओरिजिनेटेड इन इंडिया, इंडिया से निकली, कहाँ तक गई कोई मेंशन नहीं है। ओके,
तो फर्स्ट वाला गलत है, मतलब इसका कोई हमें रेफरेंस नहीं मिल रहा या कोई फैक्ट नहीं मिल रहा जो इसको सपोर्ट करे। सेकेंड में कह रहे हैं मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम। अब ये भी कोई फैक्ट नहीं है जो यहाँ पे आपको बोला हो कि ये बेस्ट टाइम है, ये बेस्ट टाइम नहीं है। योगा जो है बॉडी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को रेगुलराइज करता है, दैट इज ट्रू। इट इज लाइक अ मेडिसिन दैट ट्रीट्स वेरियस डिजीजेस बाय रेगुलराइजिंग द फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। ओके, अगला उसने क्या बोला, योगा जो है कैन इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी। फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं हो रही, और ये तो वैसे ही गलत है। एक भी इन्फ्रेंस गलत हो जाए तो इसने तो गलत होना ही होना है। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट वाला ट्राई करेंगे अब आप सब। उसने बोला इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ मेजर ग्रोथ इन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। आपके जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस है उसमें एक मेजर ग्रोथ लानी है अगर, ओके, विद इंडिया एंड एनकरेज बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस। ओके, तो फ्रांस जो है उन्होंने अनाउंस किया है बायलैटरल ट्रीटी रिलेटेड टू मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स। वो कह रहा है कि कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में ज़्यादा ग्रोथ लाने के लिए ट्रांजैक्शंस विद इंडिया, ठीक है, और उसको बायलैटरल ट्रेड को एनकरेज करने के लिए फ्रांस ने अनाउंस की है एक ट्रीटी जो कि मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, इंडिया जो है वो भी विलिंग है टू स्ट्रेंथन इट्स डीलिंग्स एंड ट्रेड विद फ्रांस। सेकेंड कह रहा है कि एवरी कंट्री शुड डेवलप कमर्शियल रिलेशंस विद अदर्स। ये गलत है। एवरी कंट्री, देखो अब कोई कंट्री सेल्फ सफिशिएंट है उसको क्या जरूरत है, स्टेटमेंट में इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फर्स्ट में कह रहा है कि इंडिया इज ऑल्सो विलिंग टू स्ट्रेंथन। तो अब देखो ऐसी अनाउंसमेंट जो होती है आफ्टर मीटिंग होती है, आफ्टर नेगोशिएशंस होती है, क्योंकि यहाँ पे फ्रांस ने अनाउंस किया है, तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया जो है वो विलिंग है। तो फर्स्ट वाला वैलिड है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक स्टेटमेंट दी हुई है, उसमें उसने बोला कि दिस बेंचमार्क इज इंक्रीजिंगली अप्लाइड in choosing who will be hired and who will not, who will be let go and who retained। okay, वो कह रहे हैं कि ये जो बेंचमार्क है ये अप्लाई किया गया है चूज करने के लिए, मतलब हम कई बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाते हैं कि ये एज है, ये क्राइटेरिया है, तो जो सेटिस्फाई करेगा उसकी सिलेक्शन होगी, बाकियों की रिजेक्शन। तो एक बेंचमार्क सेट किया है हमने जिससे कि हम देख रहे हैं किसको हायर करना है, किसको नहीं करना, जिसको जाने देना है, किसको रिटेन करना है, और हु पास्ड ओवर एंड हु प्रोमोटेड। इससे क्या इन्फ्लुएंस निकल रहा है? हाँ जी, द बेंचमार्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ट्रू, ट्रू है, क्योंकि दिस बेंचमार्क इज इंक्रीजिंगली अप्लाइड इन चूजिंग, मतलब वो चीज हो रही है, इंक्रीजिंगली वो चीज हो रही है, तो यानी कि बेंचमार्क जो है वो इंटीग्रल पार्ट है, ये ट्रू है। सेकेंड में क्या कह रहे हैं, दोज हु आर नॉट हायर्ड डू नॉट मेक इट टू द बेंचमार्क। ट्रू, अगर हम किसी कोई हायर नहीं हुआ तो उसका रीजन है कि उसने बेंचमार्क के विद इन वो नहीं आया। बेंचमार्क होता है कि एक रिस्ट्रिक्शन जिसके अंदर जो है वो जो फॉलो करेगा वो सिलेक्टेड है, बाकी जो उससे बाहर है उनको हमें भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों के दोनों वैलिड है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 5। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में भी आपका मोस्ट प्रॉपरली इन्फर्ड ही पूछ रहा है आपसे। तो वो कह रहा है कि जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं एक्सेप्ट फॉर मैकेनिकल, मैकेनिकल को हटा दो, उनके अलावा जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं रादर देन हार्डवेयर। ओके, तो इससे क्या मतलब निकल रहा है, देखो इनमें से देखो सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो है आपके एक्सेप्ट फॉर मैकेनिकल वो सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। ओके, तो मैकेनिकल वाले सिर्फ हार्डवेयर पे काम करते हैं ऐसा स्टेटमेंट में नहीं बोला, यहाँ पे अदर देन मैकेनिकल की बात हुई है। ओके, मैकेनिकल की एज सच बात नहीं हुई। ओनली मैकेनिकल वर्क ऑन सॉफ्टवेयर ये भी नहीं बोला, मतलब इन्होंने ना ये नहीं किया कि सभी ये मैकेनिकल को हटा दो बाकी जो है सिर्फ सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, तो नॉन मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वर्क ऑन सॉफ्टवेयर ये बोला है।
कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई उसने, मैकेनिकल के बारे में कोई मेंशन नहीं है, ठीक है, नॉन मैकेनिकल का मेंशन उन्होंने किया है। तो मैकेनिकल क्या कर रहा है उसकी तो क्लैरिटी नहीं है, दोनों इन्फ्रेंस गलत है। इफ एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वर्क्स ऑन सॉफ्टवेयर ही इज नॉट अ मैकेनिकल इंजीनियर। वो कह रहा है कि अगर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है वो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है तो ही इज नॉट अ मैकेनिकल इंजीनियर। तो बच्चे फिर वही बात आ गई, मैकेनिकल की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अगला कह रहा है नॉट ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वर्क ऑन सॉफ्टवेयर। ये सही है, ये सही है, क्योंकि उसने बोला वर्क ऑन सॉफ्टवेयर रादर देन हार्डवेयर। नॉट ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वर्क ऑन सॉफ्टवेयर। सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो है वो सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करते हैं, नॉट ऑल। तो ये तो उसने बोला ही है कि सभी मैकेनिकल को निकाल दीजिए, दे वर्क ऑन सॉफ्टवेयर। ओके, तो उसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे भी है जो सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करते हैं। तो ये फोर्थ वाला मीनिंग हमारा जनरेट हो रहा है। An engineering student work on hardware as long as he is not a mechanical engineer. इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है वो हार्डवेयर पे काम करता है अगर वो मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है। तो बच्चे यहाँ पे तो वो कह रहे हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो कि मैकेनिकल नहीं है वो सॉफ्टवेयर पे काम करता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। वैसे तो हमारा आंसर आ ही गया था, हमें ज़रूरत नहीं थी। तो आंसर इसका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन। अगला देखिए। हाँ जी, तो आई होप आप सबको ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। 25 क्वेश्चंस है आज आपके लिए, थोड़ा सा होमवर्क भी होगा तो करते हैं, ठीक है। होने वाला है आज का सेशन कंप्लीट, बट किसी भी सेशन के पूरे होने के बाद एक सेटिस्फैक्शन आपके अंदर होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ अब मैं पेपर में कर लूँगा या कर लूँगी। तो ये मोटिव होता है हमारे हर सेशन का कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी बन जाए कि आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी जो है वो 100% हो जाए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A research shows that 80% of the youth today prefer socializing on the internet over personal interaction. एक recent research ने क्या बताया है कि जो 80% हमारा यूथ है वो प्रेफर करता है इंटरनेट पे बात करना पर्सनली मिलने की बजाय। द प्रोमिनेंट रीजन इसके बिहाइंड क्या है, लैक ऑफ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। आजकल यूथ जो है ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है व्हेन इट केम टू सोशलाइजिंग वाया इंटरनेट। ओके, द प्रोमिनेंट रीजन बिहाइंड द प्रेसिडेंस वाज द लैक ऑफ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड व्हेन इट केम टू सोशलाइजिंग वाया इंटरनेट। कि वहाँ पे आपको इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना होता अगर आप थ्रू इंटरनेट बातचीत कर रहे हैं। तो वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग assertions बेस्ट इन्फर द अबव स्टेटमेंट। तो पहला कह रहा है कि यूथ टुडे ओनली इंटरैक्ट्स। ओनली तो नहीं है, 80% बोला है, ठीक है, और उनकी प्रेफरेंस है, दे प्रेफर, इट इज नॉट दैट दे डू। ओके, सोशलाइजिंग ऑन द इंटरनेट जो है वो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं डिमांड करता। ओके, तो अब वही बात होगी ना, ये इन्फ्रेंस नहीं है, ये तो डायरेक्टली स्टेटेड है, ये तो बोला ही है वो कि lack of emotional involvement required when it came to socializing via internet। तो ये तो डायरेक्टली स्टेटेड है। assertion तो क्या होती है, जो इनडायरेक्टली होती है। It is more comfortable for the youth today to interact with less emotional attachment। ये उसने डायरेक्टली नहीं बोला, बट दिस कैन बी इन्फर्ड कि वो जो है कम इमोशनल अटैचमेंट में बात करने से ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये बात उसने बोली है। ओके, थर्ड के बाद फोर्थ क्या कह रहे हैं, यूथ जो है आजकल प्रेफर करता है ऑनलाइन सोशलाइजिंग बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व पर्सनल इंटरेक्शन। पर्सनल इंटरेक्शन नहीं, इमोशनल कनेक्शन की वजह से अवॉइड करता है। तो ये वाला गलत हो गया। उसके बाद आजकल का यूथ जो है वो लैक करता है एबिलिटी टू सोशलाइज फेस टू फेस। तो बच्चे ये रीजंस गलत है, उन्होंने जब स्टेटमेंट में खुद ही बोल दिया कि वो इमोशनल अटैचमेंट अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे ये अलग अलग जो रीज़न दे रहा है कि वो एबिलिटी नहीं है या फिर वो पर्सनल इंटरेक्शन नहीं चाहते, तो ये सब आपके टोटली गलत है। तो आंसर इसका क्या होगा, थर्ड वैलिड है। ओके, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, अंटिल द 19th सेंचुरी तक
loneliness refer to action like journeying to a place outside a city and has less to do with feeling. Okay, loneliness क्या होता था, एक ऐसा action journeying to a place outside a city and had less to do with the feeling. Descriptions of loneliness and abandonment were used to generate fear of non-existence within men, to be cut off from the world and to God's love. देखो 19th सेंचुरी तक ना वो लोनलीनेस क्या होती थी, क्या मीनिंग होता था, उसके ऊपर बात हो रही है। तो अब यहाँ पे which of the following can be logically inferred? ओके, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि लोनलीनेस को कैसे समझाया जाता था अंटिल 19th सेंचुरी, एक्शन लाइक जर्निंग टू अ प्लेस आउटसाइड द सिटी, कि एक शहर से बाहर कहीं जाना। ओके, और यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन जो होता था लोनलीनेस का या अबंडनमेंट का, वर यूज्ड टू जनरेट फियर ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस विद इन मैन टू बी कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड एंड टू गॉड्स लव। तो गॉड सबको बराबर लव करता है, तो ये इन्फ्रेंस गलत है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज के ऊपर स्ट्रेस ही नहीं हो रहा। सेकेंड में कह रहा है कि पीपल फेल्ट स्केयर टू बी लोनली एंड डिवॉइड ऑफ गॉड्स लव, दैट इज ट्रू। स्टेटमेंट में यही बात रिफ्लेक्ट हो रही है, और वही बात है कि डायरेक्टली नहीं बोला उसने। अब आप कहोगे ये लिखा कहाँ है, कहीं नहीं लिखा, पर इससे मतलब ये निकल रहा है। ओके, परसेप्शन ऑफ पीपल अबाउट लोनलीनेस चेंज्ड इन द 20th सेंचुरी, हो सकता है, बट स्टेटमेंट में तो अंटिल बोला ना, अंटिल द 19th सेंचुरी। तो अब उनका परसेप्शन चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, कि उसी परसेप्शन में हल्के से चेंजेस आए हैं, हमें नहीं पता। फीलिंग शुड बी एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ लोनलीनेस, तो ये तो कह रहा था हैड लेस टू डू विद फीलिंग, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो बस आंसर हमारे पास है जो कि इसका सेकंड ऑप्शन है। तो सेकंड ऑप्शन होगा इसका फाइनल आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, और एक मैं आपको होमवर्क में दूंगी। तो द नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क इन न्यू दिल्ली हैज अ सेट ऑफ डॉक्टर्स स्टडिंग। देखो नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क जो कि न्यू दिल्ली में है, एक सेट ऑफ डॉक्टर्स है, ओके, जो कि स्टडी करते हैं हीट का इफेक्ट ऑन एनिमल्स। वी हैव शिफ्टेड टू अ समर मैनेजमेंट डाइट विच इंक्लूड्स अ मोर लिक्विड डाइट। ओके, वो क्या कह रहे हैं कि हम जो है शिफ्ट हो गए हैं समर मैनेजमेंट डाइट पे। ओके, तो विच इंक्लूड ज्यादा लिक्विड डाइट, समर्स में लिक्विड ज्यादा चाहिए, एज वेल एज द सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच कंटेन्स मोर वाटर। ठीक है, ऐसी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जिसमें वाटर जो है वो ज्यादा होता है। ओके, ये जू के डायरेक्टर ने न्यूज एजेंसी को बोला है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन्फर्ड, ध्यान दीजिए उसने क्या बोला, कैन नॉट बी इन्फर्ड। अभी तक तो आपका इन्फर्ड ही चल रहा था, ये क्या है, कैन नॉट बी इन्फर्ड। फर्स्ट कह रहा है कि जू में एनिमल डिपेंड करता है ऑन पीपल टू कोप विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन सच एज एक्सट्रीम वेदर। सेकेंड में कह रहा है कि एनिमल जो है वो भी बीमार हो सकता है, फेंट हो सकता है और हीट स्ट्रोक सफर कर सकता है। ओके, थर्ड में कह रहा है कि जूज इनिशिएट अ स्पेशल मैनेजमेंट प्लान टू कीप एनिमल्स हाइड्रेटेड। फोर्थ कह रहा है दिस ईयर द कंट्री विटनेस्ड रिकॉर्ड समर्स टेम्परेचर विथ हीट वेव स्टार्टिंग अर्ली। और फिफ्थ कह रहा है वाइल्ड एनिमल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द सडन चेंज इन क्लाइमेट। सो लेट मी रिपीट, ये नहीं पूछ रहा कौन सा सही है, वो पूछ रहा है कौन सा गलत है। वो कह रहा है कैन नॉट बी इन्फर्ड। तो पहला कह रहा है कि एनिमल जो है वो डिपेंड करता है। अब इन्फ्रेंस इज समथिंग दैट इज नॉट डायरेक्टली स्टेटेड, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपको समझ आ जाए हमें किस सिनेरियो से सोचना है। सो इन्फ्रेंस इज समथिंग दैट इज नॉट डायरेक्टली स्टेटेड बट कैन बी इन्फर्ड अपॉन फ्रॉम द गिवन फैक्ट्स। सो अब यहाँ पे उसने बोला कि जू में एनिमल जो है लोगों पे डिपेंड करते हैं, एनिमल्स डिपेंड ऑन people to cope with stressful situations such as extreme weather. That is true. Animal totally dependent है लोगों पे कि वो अगर उनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे ऐसे वेदर में तो उनके लिए सही रहेगा, अदरवाइज गड़बड़ होगी। तो फर्स्ट वाला ट्रू है। एनिमल भी बीमार हो सकता है, फेंट हो सकता है, दैट इज ट्रू, तभी हम उनका ध्यान रख रहे हैं। थर्ड पे जू जो है
एक स्पेशल मैनेजमेंट प्लान इनिशिएट करती है ताकि वो हाइड्रेटेड रहे, वो भी स्टेटमेंट सजेस्ट कर रही है। वो कह रहे हैं इस साल कंट्री ने समर टेम्परेचर्स रिकॉर्ड किया है कि जो हीट वेव जो है वो जल्दी स्टार्ट हो गई है। तो इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई पैराग्राफ में कि हीट वेव जल्दी स्टार्ट हो गई है, वो तो समर से कोप अप प्लान बना रहे हैं, बट वो जल्दी स्टार्ट हुई है इसका कोई मेंशन नहीं है, इसका कोई फैक्ट नहीं है, इसका कोई रेफरेंस नहीं है। सेकेंड, अच्छा लास्ट वाला, वाइल्ड एनिमल्स आर नॉट अफेक्टेड, ये तो टोटली गलत है। दे आर अफेक्टेड, तभी तो हम उनका ध्यान रख रहे हैं। तो आंसर इसका क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन की 4th एंड 5th जो है वो आप इन्फर नहीं कर सकते हैं। ओके, सो नाउ हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन जो आपका आज का होमवर्क है। सो आई वुड लाइक कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इसका आपके हिसाब से आंसर क्या है। एंड आई होप कि अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चन किए तो अब आपको पता है किस सिनेरियो से सॉल्व करना है। एंड लकीली ये इन्फ्रेंस है, क्योंकि इन्फ्रेंस में ही आपको ज़्यादा डीप सोचना होता है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। एंड लास्ट में आई वुड लाइक कि अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमारा जो है आप हमें इंस्टा पे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।